हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर एंड वेलकम टू माय चैनल। बेटा, आज के इस वीडियो में हम हॉर्नबिल बुक का अगला चैप्टर देखेंगे जिसका टाइटल है द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। वेल, एलिंग का मतलब होता है इन पुअर हेल्थ, और ग्रीन मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट है जो कि ग्लोबल लेवल पे शुरू की गई, और ग्रीन का मतलब है कि जो एनवायरनमेंट को दर्शाता हो। तो ये मूवमेंट भी, इस मूवमेंट के अंदर आती है वो सभी चीजें जो हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, और ये कवर करता है जैसे पोल्यूशन, पॉपुलेशन, क्लाइमेटिक चेंजेस, रिसोर्स डिप्लेशन जैसे मुद्दे, राइट। अब ये जो एलिंग प्लैनेट है और ग्रीन मूवमेंट है, ये कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। एलिंग प्लैनेट का मतलब है एक ऐसा प्लैनेट जिसकी हेल्थ बहुत ही खराब है, और ये कौन सा प्लैनेट है? प्लैनेट अर्थ, राइट। तो इस चैप्टर के अंदर हमारे प्लैनेट अर्थ को एक पेशेंट की तरह दिखाया गया है जिसकी तबीयत, जिसकी हालत बहुत खराब है, और इसीलिए ग्रीन मूवमेंट की जरूरत है ताकि लोग अवेयर हो सके कि किन किन कारणों की वजह से ये हालत खराब हुई है, हमारे प्लैनेट अर्थ की खराब दुर्दशा हुई है। अब वो कौन कौन से कारण हैं, वो कौन कौन से जरूरी मुद्दे हैं, वो सब हम इस चैप्टर में अच्छे से जानेंगे, समझेंगे। लेकिन उसके पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर ले। और बेटा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मैं हर बार आपको याद दिलाती हूँ, टेलीग्राम चैनल में मैं जितने भी नोट्स हैं, पीडीएफ्स हैं, वहां शेयर कर देती हूँ, तो आपको सारे नोट्स वगैरह बहुत इजीली मिल जाएंगे। जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो मेक श्योर आप उसे ज्वाइन करें, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो चैप्टर है लिखा किसने है। अब बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ ही शुरू करते हैं कि ये जो चैप्टर है ना, बेसिकली एक आर्टिकल है जो कि पब्लिश हुआ था 24 नवंबर 1994 में। और कहाँ पब्लिश हुआ था? द इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ये पब्लिश हुआ था, और इसे लिखा किसने था? नानी पालकीवाला ने, राइट। नानी पालकीवाला अपने समय के एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आदमी थे। ही वॉज अ वेरी फेमस लॉयर एंड ज्यूरिस्ट। और जब 1994 में ये आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस के अंदर पब्लिश हुआ था तो इसने सोसाइटी पर काफी अच्छा इम्पैक्ट डाला था, राइट। और इस चैप्टर में या इस आर्टिकल के थ्रू उन्होंने जो एक डिक्लाइनिंग हेल्थ बताई है हमारे प्लैनेट अर्थ की, वो सारी इंफॉर्मेशन आज भी रेलेवेंस रखती है। मतलब ऐसा नहीं कि जब ये 94 में जब पब्लिश हुआ था तो उसी टाइम पर ये कि हाँ भाई, अर्थ की हालत बहुत खराब है, उसी टाइम पे ये मुद्दा काम का था, नहीं। इनफैक्ट आज के दिन भी ये मुद्दा उतना ही सीरियस है जितना 1994 में था, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नानी पालकीवाला ने इस आर्टिकल के अंदर कौन कौन से मुद्दे शेयर किए। देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने बताया है ग्रीन मूवमेंट के बारे में ही, जो कब शुरू हुआ था। इट वाज नियरली 25 इयर्स अगो इन 1972, यानी 1994 के अंदर तो ये आर्टिकल पब्लिश हुआ, तो उसके करीब 25 इयर्स पहले जो है ग्रीन मूवमेंट शुरू हुआ था। One cannot recall any movement in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement. ये एक बहुत ही important sentence है to understand the importance of green movement. कि एक ऐसी movement रही है, इससे पहले मतलब 1972 से पहले ऐसी कभी कोई मूवमेंट नहीं आई जिसने ग्लोबल लेवल पर हर इंसान की सोच पर एक असर डाला था, और उस सोच को कहीं ना कहीं बदलने पर मजबूर कर दिया था। हर एक व्यक्ति की सोच पर असर डाला था। 1972 से पहले क्यों? बिकॉज 1972 इज द ईयर जब ग्रीन मूवमेंट पहली बार दुनिया में इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। इन 1972 द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड, ठीक है। तो न्यूजीलैंड से इसकी शुरुआत हुई। सिंस देन द मूवमेंट हैज नॉट लुक्ड बैक। और 1972 से जो इस ग्रीन मूवमेंट की शुरुआत हुई, उसके बाद कभी इसने दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। इनफैक्ट ग्रीन मूवमेंट 2.0 भी आ गया था कुछ साल पहले, ठीक है। वी हैव शिफ्टेड। अब ग्रीन मूवमेंट ने बेसिकली क्या किया? ग्रीन मूवमेंट ने बेसिकली एक मैकेनिस्टिक व्यू से एक होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू के अंदर तब्दीली लेकर आए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, पहले तो आप होलिस्टिक का मतलब समझिए। होलिस्टिक का मतलब होता है बेटा, जब हम किसी चीज को एज अ होल देखते हैं, ना कि डिफरेंट पार्ट्स में, राइट। जैसे यहाँ पर प्लैनेट अर्थ को एज अ होल प्लैनेट देख रहे हैं, ना कि अलग अलग हिस्सों के अंदर देख रहे हैं, या अलग अलग कॉन्टिनेंट्स या कंट्रीज के हिसाब से नहीं देख रहे, उसको पूरा एक प्लैनेट के तौर पे देख रहे हैं, राइट। इकोलॉजिकल का मीनिंग क्या है? कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनवायरमेंट के साथ क्या रिलेशन, कैसा कनेक्शन है, दैट इज इकोलॉजिकल व्यू। अब यहाँ और मैकेनिस्टिक व्यू का क्या मतलब है? कि किसी चीज को देखने का एक मैकेनिकल तरीका जिसमें इमोशंस वगैरह नहीं जुड़े होते।
तो बेसिकली यहाँ ये कहा जा रहा है कि एक समय था जहां लोगों को ये खबर नहीं थी कि जो धरती है उसकी भी एक उम्र है और वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह है। यानी पहले जिस तरीके से रिसोर्सेस यूज किए जाते थे तो इस तरीके से यूज किए जाते थे कि ये रिसोर्सेस जादू से जैसे बन रहे हो, कभी खत्म ही नहीं होंगे और हम जैसे चाहें जितना चाहें उन्हें यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली यूज कम होता था और बर्बाद ज्यादा होता था। ठीक है, उसे यूज करने के ऊपर ये विचारधारा नहीं थी कि भविष्य में जो जनरेशन आएगी या फ्यूचर में जो लोग आएंगे उनके लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो बहुत पुराने समय में ये विचारधारा थी ही नहीं, इनफैक्ट इस चीज का पता ही नहीं था लोगों को। जैसे ऐसा नहीं है कि आज के दिन हम लोग बहुत ही ज्यादा सोच समझकर यूज कर रहे हैं, आज भी बहुत गलतियां कर रहे हैं, बट एटलीस्ट यू एंड मी आर फेमिलियर ऑफ दिस थॉट, अवेयर ऑफ दिस थॉट कि भाई रिसोर्सेस को ध्यान से यूज करो वरना फ्यूचर जनरेशंस के लिए कुछ नहीं बचेगा। पानी को ढंग से यूज करो वरना भविष्य में नदियां तालाब बचेंगे ही नहीं। एटलीस्ट आप और मैं जानते हैं, वाकिफ हैं इस बात से, लेकिन एक समय ऐसा भी था जहां लोगों को इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं था कि जो रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं वो एक दिन खत्म भी हो सकते हैं, राइट। तो ये जो एक नजरिया है वो नजरिया इस ग्रीन मूवमेंट ने चेंज किया कि उनका जो मैकेनिस्टिक ख्याल था कि हम बस अपने हिसाब से जैसे चाहें अपनी मर्जी से यूज करें, उस ख्याल से एक होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू की तरफ ये नजरिया बदला या शिफ्ट हुआ। ठीक है, आगे देखिए, इट इज अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शंस एज revolutionary as that introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolved around the sun. For the first time in human history, there is a growing worldwide consciousness that the earth itself is a living organism. मतलब पहली बार लोगों को ये समझ में आया कि जो अर्थ है वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसमें भी एक जान है। और जान ऐसा नहीं कि इंसान जिस तरीके से सांस ले रहा है, जी रहा है, उस हिसाब से जान नहीं। जान का मतलब ये है कि इसकी एक उम्र है, धरती जो है उसकी भी एक उम्र है। अगर उसको सही तरीके से हमने नहीं रखा तो धरती जल्दी खत्म हो जाएगी, राइट। उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, जैसे इंसान की रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे हमको खाना प्रॉपर चाहिए, खाने के अंदर भी हमें वाइटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन्स ये प्रॉपर मात्रा में चाहिए होते हैं, अदरवाइज हमारी भी तबीयत खराब हो जाएगी, है ना, हम भी प्रॉपर जिंदा नहीं रह पाएंगे। धरती के साथ, अर्थ के साथ भी कुछ ऐसा ही है, इसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे पेड़ उनमें से एक है, राइट। एन एनॉर्मस बीइंग ऑफ विच we are parts, it has its own metabolic needs and vital processes which needs to be respected and preserved. अब यहाँ बेसिकली ये बताया है कि 16th सेंचुरी में कोपर्निकस के द्वारा हमको ये पता चला कि किस तरीके से जो धरती है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अदरवाइज उसके पहले तो उल्टा कॉन्सेप्ट पता था कि धरती स्थिर रहती है और धरती के चारों ओर सूर्य जो है वो चक्कर लगाता है। ठीक है, तो कोपर्निकस 16th सेंचुरी में हमें ये पता चला। तो धरती घूमती है, ये बात दुनिया के लिए जितनी बड़ी थी ना, उसी टक्कर की बात ये थी कि भाई धरती एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह है। और जो धरती जो है रोटेट और रिवॉल्व दोनों हो रही है, इट मींस इट्स नॉट स्टिल, इट्स मूविंग एंड इट्स लिविंग, राइट। इट्स नॉट स्टिल कि बस एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर अपन रह रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह है और ये बात हमें पता चली। ठीक है, द अर्थ वाइटल साइंस रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। डिक्लाइनिंग का मतलब क्या होता है, गिरती हुई। तो यहाँ पर गिरती हुई हालत है और उसके वाइटल साइंस, ये वाइटल साइंस कौन से हैं, मतलब जैसे पेशेंट होता है, हम चेकअप होता है, ठीक है, तो रिपोर्ट आती है, तो रिपोर्ट में हम देखते हैं ना, अच्छा बीपी बढ़ा हुआ है, कम है, अरे हीमोग्लोबिन तो बहुत ही कम है, राइट। इस तरीके से शुगर की शुगर वैल्यू, शुगर लेवल कम है ज्यादा, ये सब हम रिपोर्ट्स देखते हैं। जब हम अर्थ की रिपोर्ट देखते हैं तो हमें समझ में आता है बहुत बुरी हालत हो रखी है। अब अर्थ की रिपोर्ट मतलब क्या है, पोल्यूशन लेवल कितना हो गया है, रिसोर्सेज जो हैं वो कितने अवेलेबल अभी भी हैं, सफिशिएंट है या दिन दुगने रात चौगुने तरीके से कम होते चले जा रहे हैं, पॉपुलेशन किस तरीके की है, पेड़ पौधों की क्या हालत है, राइट। ये सारी चीजें अर्थ की हालत कैसी है उसकी रिपोर्ट बताते हैं। ठीक है, we have begun to realize our ethical obligations to be good stewards of the planet and responsible trustees of the legacy to future generation. और यहाँ जब हमने ध्यान दिया, जब हमारा नजरिया एक मैकेनिस्टिक व्यू से हटकर और होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल नजरिया हुआ, जब हम लोगों का, हम जब धरती को एक होलिस्टिक और इकोलॉजिकल नजरिए से देखने लगे, तब हमें क्या समझ में आया कि सिर्फ धरती ही हमारे लिए प्रोवाइडर नहीं है कि हमें खाने पीने के लिए सब कुछ प्रोवाइड करती रहेगी, रहने के लिए जगह देती रहेगी, नहीं, हम लोगों का भी, इंसानों का भी कुछ एथिकल ऑब्लिगेशंस है, हमारी भी भाई कुछ जिम्मेदारियां हैं इस धरती की तरफ जो हमें निभानी पड़ेंगी, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फ्यूचर जनरेशंस के लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो हमें जिम्मेदारी निभानी ही पड़ेगी, राइट।
आगे, द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज पॉपुलराइज्ड इन 1987। अब आपने सोशल स्टडीज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है बेटा? डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का होता है कि जो प्रेजेंट करंट जनरेशन जो है उसकी सारी जरूरतें पूरी करी जाए, फ्यूचर जनरेशन की जरूरतों से कॉम्प्रोमाइज किए बिना। मतलब ऐसा ना हो कि नहीं फ्यूचर जनरेशन के लिए चाहिए तो करंट अभी जो प्रेजेंट जनरेशन है उसकी जरूरतें पूरी ना करें, नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसे होता है कि मौजूदा जनरेशन, प्रेजेंट जनरेशन की भी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो और इस तरीके से पूरी हो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सफिशिएंट रिसोर्सेज बचे। और वो करने का एकमात्र तरीका ये है कि सारे रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए और वेस्ट कुछ भी नहीं हो। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताऊं, हमारे यहाँ जब शादी ब्याह होता है ना, सुनने में हो सकता है फनी भी लगे, लेकिन कई लोग खाना जब प्लेट में परोसते हैं ना खुद के लिए ही, तो इतना खाना डाल लेते हैं कि भाई इतनी भीड़ है कौन दोबारा जाएगा, पहले ही इतना खाना ले लो। अब क्या बहुत ज्यादा भूख लगी होती है तो लगता है हम पता नहीं कितना सारा 3-4 किलो खाना खा जाएंगे, लेकिन पेट उतना ही है, भूख उतनी है। हाँ, भूख का लेवल बढ़ा हुआ है लेकिन भाएगा तो उतना ही। इतना खाना डाल लेते हैं, फिर जब खाते हैं तो आधा खाना उसमें वैसे का वैसा रहता है। अब जूठा खाना कोई खाएगा नहीं और हम इतना बेदर्दी से जो खाना है वो प्लेट आधी खाने से भरी हुई होती है और सब एज इट इज उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। ये अनाज वेस्ट करना है। कई लोग ऐसे हैं भारत में, इनफैक्ट इस पूरी दुनिया में, जो भूखे पेट सोते हैं। आपने ये जो प्लेट फेंकी है ना खाने की, वो कहीं ना कहीं उसके हिस्से का खाना फेंक दिया है। तो ये बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत। अन्न का एक दाना भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। मतलब मेरी नजर में तो ये ना क्राइम है। अन्न हो या कोई भी चीज हो, वेस्ट, हाँ गलती से कुछ हो जाए, जैसे आपने कुछ खाना ले लिया है और वो कई बार ना बहुत ज्यादा तीखा हो गया या दिक्कत कर रहा है, वो एक अलग सिनेरियो है। अदरवाइज सिर्फ आप अपनी मर्जी से, नहीं नहीं यार बस ठीक है बहुत हो गया मुझे नहीं खाना, भरा हुआ है कि कई बार मैंने रेस्टोरेंट्स में देखा है कि लोग सिर्फ अपनी चॉइस के हिसाब से बस खाना इस तरीके से मंगवाते हैं, क्योंकि वो जूठा खाना जो है पूरा का पूरा फिर वेस्ट होता है। उतना ही मंगवाएं जितना आप खा सकते हैं, और अगर बच जाता है तो उसे पैक करवा के घर ले जाइए, दूसरे टाइम उसे खा लीजिएगा, ठीक है। इतने ज्यादा पाबंदियां खुद पर आप लगा लेते हैं, नहीं नहीं हम तो 2 घंटे पुराना खाना भी नहीं खाएंगे, बासी हो जाता है, लेकिन उस खाने को वेस्ट करना मंजूर है। इट इज सो रॉन्ग एंड एज आई सेड, इन माई ओपिनियन इट इज अ क्राइम। कभी भी खाना वेस्ट मत कीजिए, कोई भी चीज कभी भी वेस्ट मत कीजिए, राइट। So the concept of sustainable development was popularized in 1987। बेटा ये ईयर बिल्कुल याद रखिए, 1987। और कौन से ईयर के अंदर ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट हुई थी? 1972। कहाँ से? न्यूजीलैंड से। ये जो आर्टिकल है कौन से ईयर में लिखा गया था? 1994 में, 24 नवंबर 1994। और कहाँ पब्लिश हुआ था? दी इंडियन एक्सप्रेस। क्यों रिपीट कर रही हूं मैं ये? क्योंकि कई बार ये जो क्वेश्चंस हैं आ जाते हैं, तो मेक श्योर कि आपको ये ईयर्स वगैरह याद रखें, ठीक है। That is without stripping the natural world of resources future generation, ये हम समझ चुके हैं। In the zoo at Lusaka, Zambia, there is a cage where the notice reads the world's most dangerous animal. Inside the cage there is no animal but a mirror where you see yourself. Thanks to the efforts of a number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. ये ही किसके बारे में बात हो रही है? ये आपके और मेरे बारे में बात हो रही है। बेसिकली क्या है बेटा, यहाँ पर बात हुई है कि जाम्बिया में एक जू है, चिड़ियाघर है, और वहां पर बहुत सारे जानवर है, लेकिन एक ऐसा पिंजरा भी है जहां पर कोई जानवर नहीं है, खाली है वो पिंजरा, सिर्फ एक मिरर लगा हुआ है, ठीक है, एक आईना है, और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। अब उस आईने में जब आप देखोगे तो कौन दिखेगा? आप खुद दिखोगे। तो आप दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर नहीं हो, इट मीन्स ह्यूमन। ह्यूमन इज द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एंड दिस इज ट्रू। ये सच है, क्योंकि हमने इस अर्थ को इस तरीके से यूज किया है। अर्थ को यूज किया मतलब इसके रिसोर्सेज को इस तरीके से बस यूज किया है कि हमने सोचा ही नहीं कि अर्थ के फ्यूचर का क्या होगा या हमारी फ्यूचर जनरेशन का आगे चल के क्या होगा। तो इसीलिए हम जो है, इंसान जो है, दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है, राइट। और ये एक तरीके से रियलाइजेशन की तरह हिट करता है, और यही कहीं ना कहीं कारण है कि हम इंसानों को ये एहसास हुआ कि हमारा रोल जो है वो डोमिनेशन से बदल के पार्टनरशिप का हो जाना चाहिए। पार्टनरशिप एज इन, अरे हमारा ही सारा अधिकार है, जितने भी रिसोर्सेज है हमारे ही। ये तो क्या हो गया? कौन सा एटीट्यूड है? डोमिनेशन वाला, कि ये भी मेरा है, वो सारा भी मेरा है। ये तो डोमिनेशन वाला। पार्टनरशिप एज इन
नहीं नहीं नहीं, हाँ हमें भी ये चीजें यूज करनी है लेकिन फ्यूचर जनरेशन को भी यूज करनी है। सो यूज प्रॉपरली, सही तरीके से यूज करना पड़ेगा। दिस इज पार्टनरशिप। ये जब समझ में आने लगा तब एक बेहतर भविष्य हम बनाने की सोच सकते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट्स हैव कैटलॉग्ड अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज with which mankind shares the earth. Estimates vary widely as regards the still uncatalogued living species. अब यहाँ पर बेसिकली क्या बताया गया है कि करीब इतनी मिलियन स्पीशीज हैं, लिविंग स्पीशीज, जिनके साथ इंसान ये अर्थ शेयर करता है। एज एन हमारे अलावा 1.4 मिलियन स्पीशीज और भी हैं, लेकिन 3 to 100 मिलियन अदर लिविंग स्पीशीज, मतलब 3 से 100 मिलियन स्पीशीज ऐसी हैं जिनके बारे में ह्यूमन काइंड जानता ही नहीं। इंसानों को, आपको, मेरे को पता ही नहीं कि एग्जिस्ट भी करती हैं क्या कुछ, मतलब कितनी सारी स्पीसीज है हमें मालूम ही नहीं है। राइट, हम कंप्लीटली अंधेरे में है कि भाई ऐसी कोई स्पीसीज भी है क्या। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस व्हिच टेल्स इंटर आलिया, इंटर आलिया का मतलब क्या होता है बेटा, अमंग अदर थिंग्स। ठीक है, तो इतने सारे डिस्कशंस चल रहे हैं धरती को लेके, प्लैनेट को लेके। उन सभी डिस्कशंस के बीच में एक ब्रांड कमीशन की रिपोर्ट आती है। वो ब्रांड कमीशन की रिपोर्ट किसने बनाई है? मिस्टर एल के झा ने। और मिस्टर एल के झा कौन है? ये ब्रांड कमीशन की जो रिपोर्ट थी ये कुछ टीम मेंबर्स ने मिलकर बनाई, और उन्हीं टीम मेंबर्स में एक इंडियन मेंबर भी है जिनका नाम है मिस्टर एल के झा। ये पहली ब्रांड कमीशन की रिपोर्ट है, पहली, द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज्ड द क्वेश्चन, मतलब एक पहली ब्रांड रिपोर्ट ऐसी है जिसने एक क्वेश्चन रेज किया। और वो क्वेश्चन क्या था? Are we to leave our successors a scorched planet of advancing deserts, impoverished landscapes and ailing environment? Successors का मतलब क्या होता है बेटा? Successors, ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? ये फ्यूचर जनरेशन को ही बता रहा है। एक तरीके से हम कहते हैं ना हमारे वारिस, तो बेसिकली फ्यूचर जनरेशन के लिए ही ये वर्ड यूज हुआ है, सक्सेसर्स। तो ये ब्रांड रिपोर्ट जब आई, ब्रांड रिपोर्ट में भी क्या ही आया है? एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजें, अगेन रिसोर्सेज की क्या मौजूदा स्थिति है, कितना क्या रिसोर्स अवेलेबल है भाई हम लोगों के लिए, तो कम होता जा रहा है। अगेन दिन दुगना रात चौगुना तरीके से रिसोर्सेज कम होते चले जा रहे हैं। ये रिसोर्सेज क्या हैं, कौन से हैं, वो हम आगे जानेंगे। पहले अभी सिर्फ समझते हैं कि रिपोर्ट में बेसिकली क्या है कि रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत तेजी से कम होते चले जा रहे हैं, और फ्यूचर जनरेशन के लिए इसी हिसाब से अगर कम होता चला गया रिसोर्सेज, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं यूज करने के लिए। तो हम हमारे सक्सेसर्स के लिए या फ्यूचर जनरेशन के लिए भाई क्या छोड़कर जाएंगे इस धरती पे? क्या हम स्कॉच्ड प्लैनेट छोड़कर जाएंगे क्या? स्कॉच्ड प्लैनेट मतलब एकदम तपता हुआ, तपती दोपहरी जो होती है ना, जलता हुआ एकदम, ऐसा प्लैनेट छोड़कर जाएंगे जहां रहना मुश्किल है? एक ऐसा प्लैनेट छोड़कर जाएंगे जहां पर सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, पूरी तरीके से तपता हुआ रेगिस्तान है, ऐसा? या impoverished landscapes and ailing environment, मतलब इस तरीके के लैंडस्केप्स हैं जहां पर प्रॉपर चीजें अवेलेबल है ही नहीं? और क्या हम एक एलिंग एनवायरमेंट यानी पुअर एनवायरमेंट छोड़ के जाएंगे क्या, जहां सांस लेना भी मुश्किल रहेगा? ये सब छोड़कर जाएंगे हम? ये क्वेश्चन उस ब्रांड रिपोर्ट को देखने के बाद रेज होता है, क्योंकि ब्रांड रिपोर्ट क्या कहती है कि रिसोर्सेज जो है डिप्लीट होते चले जा रहे हैं, पोल्यूशन, पॉपुलेशन बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट पॉइंट्स आउट दैट द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर 4। मतलब यहाँ पर मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन, ये बेसिकली एक अमेरिकन एनालिस्ट है बेटा, इनके बारे में हम आगे भी बात करेंगे चैप्टर में। ये अमेरिकन एनालिस्ट ने अपनी बुक के अंदर 4 बायोलॉजिकल सिस्टम की बात की है, और वो 4 बायोलॉजिकल सिस्टम क्या है? फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स। और ये चारों बायोलॉजिकल सिस्टम जो है दे आर द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। अब ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? जो नेशन वर्ल्ड वाइड नेटवर्किंग जो होती है, ठीक है, कि किसी भी चीज की कितनी डिमांड है, उसका सप्लाई, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका प्रोडक्शन, उसका कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सारी चीजें जो है वो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम के अंतर्गत आता है। राइट, और इस ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम के जो सबसे जरूरी पार्ट है वो ये बायोलॉजिकल सिस्टम है, ये चारों बायोलॉजिकल सिस्टम। और ये चारों बायोलॉजिकल सिस्टम सिर्फ मिनरल्स एंड पेट्रोलियम डेराइव्ड सिंथेटिक्स को छोड़कर उसके अलावा जितनी इंडस्ट्री है उसके अंदर रॉ मटेरियल का को प्रोवाइड कराने का काम भी करते हैं। ठीक है, इतना जरूरी है ये बायोलॉजिकल सिस्टम। और इन चारों बायोलॉजिकल सिस्टम में किसी भी तरीके का इम्बैलेंस हुआ, किसी भी तरीके का इम्बैलेंस होता है अगर, तो उसका बहुत ही गलत असर पड़ता है। ठीक है, in large areas of the world, human claims on these systems are reaching an unsustainable level, a point where their productivity is being impaired। मतलब अगर बात हो रही है प्रोडक्टिविटी की,
भाई जैसे इन चारों में से किसी की भी बात करें, अगर प्रोडक्टिविटी की बात है तो यहाँ पर ये अनसस्टेनेबल है। हमने बात की थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो ये अनसस्टेनेबल यहाँ पर कैसे हो गया कि फिशरीज है, तो अगर हमें फिश चाहिए तो ये सिर्फ फिशिंग नहीं है कि सुबह जाके कुछ मछली पकड़ के लिया और बस हो गया, नहीं। फिशरीज की जब हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं एक बिजनेस की जो सिर्फ कुछ 2 या 3 या 10 मछली पकड़ने का मतलब नहीं है, ये फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है, ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो बेसिकली पूरा का पूरा बिजनेस है जो ग्लोबल लेवल पर हो रहा है, ठीक है। तो जितनी फिश चाहिए, जितना प्रोडक्शन चाहिए, उसका 2 गुना या 10 गुना ज्यादा अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं अगर, तो कितना ज्यादा नुकसानदायक होगा। या अगर मैं बात करूं फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट के अंदर अगर आपको 10 पेड़ काटना अगर अलाउड है, तो 10 का आपने 11वां पेड़ काट दिया तब तो ठीक है, लेकिन आपने 10 की जगह 100 पेड़ अगर काट रहे हो, तो कितनी मतलब जितना परमिशन है या जितना अलाउड है उससे ज्यादा पेड़ अगर कट रहे हैं, तो क्या वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कैटेगरी में हम डाल सकते हैं उस चीज को? नहीं, वो तो अनसस्टेनेबल की कैटेगरी में ही डलेगा कि जितनी रिक्वायरमेंट है उसका 10 गुना 100 गुना ज्यादा हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। When this happens, fisheries collapse, forests disappear। मतलब फिश, जितनी फिश चाहिए उससे ना जाने कितनी गुना ज्यादा हम लोग अगर खींच रहे हैं, तो या तो खत्म ही हो जाएंगे ना, फिर मतलब बचेगा क्या, राइट। Forests disappear, grasslands are converted into barren wastelands and croplands deteriorate। Deteriorate का मतलब क्या होता है बेटा? अगेन किसी चीज की वैल्यू जब गिरने लगती है तो उसको कहते हैं deteriorate, ठीक है। In a protein conscious and protein hungry world, overfishing is common every day। अब जैसे लोगों में ना एक फैशन शुरू हो जाता है अपने आप को हेल्दी बनाने का, जैसे प्रोटीन खाना चाहिए, यस इट इज ट्रू, लेकिन इसको ना आउट ऑफ फैशन नहीं फॉलो करना चाहिए कि नहीं नहीं प्रोटीन खाना चाहिए। तो पूरी दुनिया में प्रोटीन की डिमांड अचानक से इतनी ज्यादा है कि फिशिंग जो है वो ओवर फिशिंग हो गई है, विच इज नॉट गुड एट ऑल। इन पुअर कंट्रीज, local forests are being decimated in order to procure firewood for cooking। decimated मतलब destroy, right। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि भाई बहुत सारी ऐसी पुअर कंट्रीज हैं, गरीब देश ऐसे हैं जहाँ पर खाना बनाने के लिए आज भी फायरवुड चाहिए, आग जलाने के लिए लकड़ी चाहिए, चूल्हे में खाना बनाते हैं, ठीक है। तो लकड़ी आएगी कहाँ से? पेड़ से, और पेड़ कहाँ पर है? जंगल में। तो खाना तो आप रोज ही खा रहे हो, दोनों तीनों टाइम खा रहे हो, तो आप देखो कि कितनी स्पीड से जंगल कटते होंगे। तो देखिए, in some places, firewood has become so expensive that what goes under the pot now costs more than what goes inside it। It means कि जिस लकड़ी से हम खाना बना रहे हैं ना, क्योंकि लकड़ी जला रहे हैं, तो वो लकड़ी उस खाने से ज्यादा महंगी है। Since the tropical forest is, in the words of Dr. Myers, the powerhouse of evolution, several species of life face extinction as a result of its destruction। फॉरेस्ट जब तबाह होते हैं ना, तो वो सिर्फ पेड़ नहीं खत्म होते, वहां की पूरी जो, यहाँ पर देखिए बहुत सारी ऐसी स्पीशीज होती हैं जो खत्म हो जाती हैं, जितने भी जानवर होते हैं, पंछी होते हैं या इंसेक्ट्स भी होते हैं, जो मतलब पूरी की पूरी जो लाइफ साइकिल एक डिस्टर्ब हो जाती है। तो फॉरेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, बट वी डोंट अंडरस्टैंड दैट। और सिंस वी डोंट अंडरस्टैंड दैट, तभी हम अगेन दिन दुगना रात चौगुना तरीके से जो है जंगल भी काटते चले जा रहे हैं। It has been well said that forests precede mankind, deserts follow। कि अगर पेड़ काट काट कर इंसान अगर अपने आप को जिंदा रखेगा, तो वो दिन दूर नहीं जब सब कुछ रेगिस्तान ही हो जाएगा। The world's ancient patrimony of tropical forests is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year, and the growing use of dung for burning deprives the soil of an important natural fertilizer। बेटा जो dung होता है ना, वो हमारी soil के लिए एक natural fertilizer की तरह काम करता है, ठीक है। बहुत हेल्दी और एक नेचुरल फर्टिलाइजर है, बहुत हेल्दी है हमारी सॉइल के लिए, सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो बहुत ही इंप्रूव करता है। बट सिंस पीपल यूज इट टू बर्न, उस डंग को जलाने के काम में लेते हैं, इसीलिए वो जो डंग है वो सॉइल तक पहुंच नहीं पाता, और इसीलिए सॉइल की जो फर्टिलिटी वैल्यू है वो खत्म होती चली जा रही है। तो यहाँ पर ये जो नेचुरल फर्टिलाइजर है वो सॉइल तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। The World Bank estimates that a five-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक ने क्या एस्टिमेट लगाया है कि जितने पेड़ हम अभी उगा रहे हैं ना, उसका 5-fold यानी 5 गुना ज्यादा पेड़ जब हम लगाएंगे, तब एक्चुअल में जितनी लकड़ी जलाने के लिए चाहिए उतनी लकड़ी की रिक्वायरमेंट पूरी हो पाएगी, ठीक है। James Speth, the president of the World Resource Institute, said that
The other day, we were saying that we are losing the forest at an acre a second, but it is much closer to an acre and a half to a second. तो जेम्स स्मिथ ने क्या कहा रिपोर्ट के अंदर कि हमने कुछ दिनों पहले कहा था कि हम हर सेकंड करीब 1 एकड़ जंगल जो है उसे साफ कर देते हैं। हर सेकंड 1 एकड़ जंगल हम खो रहे हैं। बट अभी जब हम बात कर रहे हैं तो हम 1 सेकंड में 1 एकड़ नहीं बल्कि 1 सेकंड में करीब 1.5 एकड़ जंगल हम लोग खो रहे हैं। तो मतलब ये बताया जा रहा है कि कितनी तेज स्पीड से हम लोग पेड़ों को काटते चले जा रहे हैं। आर्टिकल 48A, अब यहाँ थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर आ जाता है कि भाई पेड़ों को काटने के ऊपर क्या कोई लॉ नहीं है, क्या कोई कानून नहीं है? बिल्कुल है। वी हैव एन आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शेल एंडेवर टू प्रोटेक्ट and improve the environment and to safeguard the forests and wildlife of the country। मतलब 48A के अंतर्गत इस आर्टिकल के अंतर्गत ये आता है कि हमको जो है वाइल्ड लाइफ जो है, फॉरेस्ट जो है, उसकी रक्षा करनी चाहिए और उसे बेहतर भी बनाना चाहिए। ठीक है, लेकिन but what causes endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India। क्या कह रहे हैं कि भारत के अंदर जो कानून है ना, उन्हें कभी भी सीरियसली नहीं लिया जाता और ना ही उन्हें सीरियसली लागू किया जाता है। कानून बस लिखित तौर पर है, लेकिन उसे क्या उतना ही सीरियसली माना भी जा रहा है? नॉट रियली, क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो कास्ट सिस्टम अभी भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। देखो, फॉर इंस्टेंस का मतलब एग्जाम्पल, the constitution says that casteism, untouchability and bonded labor shall be abolished, but they flourish shamelessly even after 44 years of the operation of the constitution। मतलब जब ये आर्टिकल लिखा गया था तब कॉन्स्टिट्यूशन बने हुए करीब 40 इयर्स हो गए थे, 44 इयर्स हो गए थे। ठीक है, कास्टिज्म अभी भी है, अनटचेबिलिटी अभी भी है, तो 44 इयर्स हो गए कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हुए, ये चीजें तो अभी तक हमारे समाज पे लागू नहीं हो पाई हैं। तो पेड़ पौधे, वाइल्ड लाइफ, जंगल, एनवायरमेंट, इस पर बनाए हुए कानून तो हम क्या ही सीरियसली लेंगे। A recent report of our Parliament's Estimates Committee has highlighted the near catastrophic depletion। Catastrophic का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है, depletion of India's forest over the last 4 decades। India, according to reliable data, is losing its forests at the rate of 3.7 acre a year। Large areas officially designated as forest land। अब बेसिकली देखो, कैटास्ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? डिजास्ट्रस होती है ना कोई चीज। तो यहाँ पर कुछ डेटा यहाँ पर दिया हुआ है कि किस तरीके से हम लोग जो हमारा फॉरेस्ट है वो खो रहे हैं। तो ये विद द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़ अ ईयर, मतलब हर साल हम करीब 3.7 मिलियन एकड़ जंगल जो है वो खो रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ डेटा जो है वो गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड किया है, लेकिन जो रियल डेटा है इट इज अबाउट 8 टाइम्स मोर देन व्हाट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट जितना कह रही है 3.7 मिलियन कह रही है, लेकिन 3.7 का 8 टाइम्स ज्यादा है एक्चुअल में। तो आप सोचिए कि हर साल हम कितना ज्यादा जंगल या कितना ज्यादा पेड़ पौधे खो रहे हैं। ठीक है, उनके साथ साथ और भी जो लिविंग स्पीसीज हैं उन्हें भी हम खोते चले जा रहे हैं। A 3-year study using satellites and aerial photography। एरियल फोटोग्राफी का मतलब समझते हैं? वो फोटोग्राफी जो ऊपर से होती है, ठीक है, जो ऊपरी व्यू जो आता है ना, दैट इज एरियल फोटोग्राफी। Conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated। मतलब ये जो एरियल व्यू है ना, एक तरीके से मान लो आकाश से पूरे देश को, मतलब पूरी दुनिया को ही देखा जा रहा है। और जब ऐसे पूरी दुनिया की ऐसे फोटोग्राफी की गई तो करीब 88 कंट्रीज ऐसी निकली जहां पे एनवायरमेंट की हालत जो है बहुत ज्यादा खराब है 88 कंट्रीज के अंदर। These can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factors। देखिए, ये आ गया है पॉपुलेशन का पॉइंट। अगर आप ध्यान दो बेटा, तो अभी तक हमने जितना भी ये आर्टिकल पढ़ा है ना, तो हर एक नए पैराग्राफ में एक नया मुद्दा है। जैसे शुरुआती पैराग्राफ में हमें क्या पता चला था कि ग्रीन मूवमेंट करके मूवमेंट आई, फिर लोगों का परसेप्शन मैकेनिस्टिक व्यू से किस तरह होलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू की तरफ गया, देन कि भाई अर्थ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, फिर हमने ब्रांड रिपोर्ट के बारे में पढ़ा कि हमने जो हालत कर दी है धरती की, फ्यूचर जनरेशन के लिए, हमारे सक्सेसर्स के लिए हम बहुत ही ज्यादा खराब एनवायरनमेंट छोड़कर जाने वाले हैं। फिर हमने जाम्बिया के जू के बारे में देखा कि भाई कहाँ कैसे पता चलता है कि इंसान है जो सबसे खतरनाक जानवर है दुनिया का, राइट। तो हर एक पैराग्राफ में हम एक नया मुद्दा समझते जा रहे हैं, और इस पैराग्राफ में हम क्या देख रहे हैं कि पॉपुलेशन इज अनदर फैक्टर जो हमारे प्लैनेट अर्थ की पुअर हेल्थ का एक कारण है।
ठीक है, देखिए, पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर्स डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. इट टुक मैनकाइंड मोर देन अ मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन. दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800. मतलब 1800 के अंदर जो दुनिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन हुई थी, ठीक है, 1 बिलियन. लेकिन 1 बिलियन तक पहुंचने के लिए करीब कितने साल लग गए थे इंसान को? मोर देन अ मिलियन ईयर्स. मतलब मिलियन ईयर्स लग गए थे 1 बिलियन होने में. और ये 1 बिलियन कब तक जाके हो पाया था? सन 1800 में, 1800 के अंदर. लेकिन नेक्स्ट 100 इयर्स में, मतलब बाय द ईयर 1900 क्या हो गया था? एक और बिलियन जुड़ गया. मतलब फर्स्ट बिलियन जुड़ने के अंदर मिलियन ऑफ इयर्स लग गए, लेकिन सेकेंड बिलियन, 1 मोर मिलियन ऐड होने के अंदर सिर्फ 100 साल लगे. तो कितनी स्पीड से देखो. एंड द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन. ये 1994 की बात है, जब दुनिया की पॉपुलेशन कितनी थी? 5.7 बिलियन. मतलब कितनी स्पीड से जो है पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है. और एक बहुत बहुत ज्यादा बड़ा कारण है रिसोर्सेस का इस तरीके से खत्म होना और रिसोर्सेस का मिसयूज होना. ठीक है, अब एक और चीज देखो. फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज, एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इंप्रूव्स. Thus, development is the best contraceptive, but development itself may not be possible if the present increase in numbers continues. अब देखिए, जब हमारा फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा होता है, अच्छा मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं, लेकिन इतना है कि हम अच्छी एजुकेशन पा सके, तो उस एजुकेशन से हमें एक अवेयरनेस आती है. और अवेयरनेस इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, जिसकी वजह से फर्टिलिटी कम होती है. अब फर्टिलिटी कम होने का मतलब ये नहीं है कि फर्टिलिटी वीक हो गई है. फर्टिलिटी कम होने का क्या मतलब है वो समझिए. देखिए, द रिच गेट रिचर. जो लोग अमीर हैं, वो उन लोगों का जो एक परसेप्शन होता है या जो नजरिया होता है, वो होता है डेवलपमेंट की तरफ का, वो होता है इंप्रूवमेंट की तरफ का, कि हम किस तरीके से और बेहतर काम कर सकते हैं ताकि हम और बेहतर सिचुएशन में आ जाए. और हर इंसान जब अपने आप को बेहतर बनाता चलता है, तो पूरी सोसाइटी बेहतरी की तरफ चलती है, राइट. लेकिन पुअर्स की क्या हालत होती है? द पुअर बिगेट चिल्ड्रन विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर. तो लेकिन जो गरीब होते हैं, उनके पास अवेयरनेस नहीं होती, क्योंकि उनका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है. फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है तो वो एजुकेशन भी नहीं पाते. एजुकेशन नहीं पा पाते तो उनका जो अवेयरनेस है वो भी नहीं रहता. तो उन्हें क्या लगता है कि अगर हमारे ज्यादा बच्चे होंगे ना, तो ज्यादा पैसे वो कमा पाएंगे. क्यों? क्योंकि ज्यादा नौकरी कर पाएंगे. और यहीं पर एक नादानी सी छलकती है इन पुअर लोगों की, इन गरीब लोगों की, कि ज्यादा लोग होने का मतलब ये नहीं कि नौकरी भी ज्यादा हो जाएगी, राइट. ज्यादा लोग होने का मतलब ये है कि ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होना या ज्यादा लोग बिना काम के होना, राइट. देखिए कैसे. मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स. नहीं, ज्यादा बच्चे होने का मतलब ये नहीं कि ज्यादा लोग काम कर रहे हैं. इनफैक्ट merely more people without work. भाई नौकरियां जो होती हैं, या जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स हमने सुना भी होगा कि गवर्नमेंट एग्जाम्स जब होते हैं, तो नंबर ऑफ सीट्स जो होती हैं, तो लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं. जैसे मैं आपको एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल देती हूँ. मान लीजिए आप अपनी स्कूल का एग्जांपल ले लो. आप लोग 11th में हो, तो मान लीजिए 11th क्लास में 4 सेक्शन है, ABCD, ठीक है. और उन चारों सेक्शन में पढ़ाने के लिए एक इंग्लिश टीचर चाहिए. तो क्या एक इंग्लिश टीचर 4 सेक्शंस को हैंडल कर सकती है? बहुत आराम से. ऐसा तो नहीं है ना कि चारों सेक्शन को पढ़ाने के लिए अब चूंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो 4 सेक्शन पढ़ाने के लिए 4 टीचर्स रखी जाएंगी? नहीं. तो यहाँ पर यही समझने की बात है कि भाई पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो इसका ये मतलब नहीं कि भाई पॉपुलेशन बढ़ गई तो हमें टीचर्स भी अब 4 रखेंगे हम. ऐसा नहीं होता. पॉपुलेशन में भी एक ग्रेजुअल इंक्रीज होना चाहिए. और
The environmental problem does not necessarily signal our demise, it is our passport for the future. The emerging new world vision has ushered in the era of responsibility. मतलब ये जो नया नजरिया है ना, वो हमें कहाँ लेकर जाता है? एक ऐसे एरा में, एक ऐसे टाइम में जिसे रिस्पॉन्सिबिलिटी का समय कहा जा रहा है। एक ऐसा समय जो जिम्मेदारी का समय है कि ये भी सब मेरा, वो सब भी मेरा, इस तरीके से हमको नहीं देखना है। इनफैक्ट ये सब हमारा है और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमें संभालना है। और ये सब सिर्फ हमारा है नहीं, हमें सिर्फ धरती से बस हम चीजें सब इसकी यूज करते रहे ऐसा नहीं, हमें बदले में इस धरती को बहुत कुछ देना भी पड़ेगा, राइट? तो इसीलिए हमारी एक जिम्मेदारी है इस धरती की तरफ और वो हमें निभानी पड़ेगी। और पहली बार इस चीज का एहसास हो रहा है कि हम लोगों की कोई जिम्मेदारी है इस धरती की तरफ। और सिंस ये एहसास हो रहा है, इसीलिए एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का एग्जिस्टेंस हुआ है। It is a holistic view, an ecological view, seeing the world as an integrated whole rather than a dissociated collection of parts. शुरू में ही मैं आपको ये बता चुकी हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज होलिस्टिक या इकोलॉजिकल व्यू, तो आप ये पूरा जो पैराग्राफ है उसे अच्छे से समझ सकते हैं कि भाई पूरे प्लैनेट को एज अ होल देखा जा रहा है और उसको टुकड़ों में नहीं देखा जा रहा है कि बस ये हिस्सा हमको सुधारना है, नहीं, सिर्फ मैकेनिस्टिक नहीं बल्कि पूरा का पूरा प्लैनेट को हमको सुधारना है, ठीक है? इंडस्ट्री हैज अ मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. वाटर ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड इफ मोर बिजनेसमैन शेयर्ड द व्यू ऑफ द चेयरमैन ऑफ डुपॉन्ट, मिस्टर एडगर एस वुलार्ड. अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि इस एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को और बेहतर बनाने के लिए जो बिजनेसमैन हैं उनका एक बेहतरीन और मजबूत पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। और ऐसे ही एक बिजनेसमैन है जिन्होंने अपना एक स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन दिखाया भी है, और ये कौन है? मिस्टर एडगर एस वुलार्ड. ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन है और अगर ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट या ऐसे बिजनेसमैन और हुए तो फिर क्या ही कहने, फिर तो और भी बेहतरीन बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। ऐसा क्यों? इनका क्या कहना है? 5 साल पहले इन्होंने कहा था, मतलब अभी के 5 साल पहले का मतलब ये है कि 1989, मतलब 94 में लिखा गया था, तो 89 के अंदर मिस्टर वुलार्ड ने क्या कहा है? He declared himself to be the company's chief environmental officer. He said, "Our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance." इनका क्या कहना है कि अगर हमें इसी तरीके से एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर बनना है कि भाई हम बेहतरीन काम करते चले जाए, तो साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान रखना है कि हमें बेहतरीन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस भी देनी है। यानी बिजनेस करने का ये मतलब नहीं है या इंडस्ट्री फैक्ट्रीज डालने का ये मतलब नहीं है कि हम एनवायरमेंट को पोल्यूट करें। हमें इस तरीके से अपने बिजनेस को, इंडस्ट्रीज को, फैक्ट्रीज को आगे बढ़ाना है कि एनवायरमेंट को नुकसान नहीं हो। तो इसी तरीके के अगर और भी बिजनेसमैन आगे आएंगे तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में पड़ेगा और बेहतरीन रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। Of all the statements made by Margaret Thatcher during the years of her prime ministership, none has passed so decisively into the current coin of English usage as her felicitous words. जो मार्गरेट थेचर है वो जब प्राइम मिनिस्टर थी तब उन्होंने बहुत ही शानदार एक बात कही, और उस बात के लिए क्या कहा जाता है? फेलिसिटस वर्ड्स. फेलिसिटस का मतलब होता है बेटा मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड एक्यूरेट। मतलब जो वर्ड्स मार्गरेट थैचर ने यूज करे हैं यहाँ पर, वो किसी सिचुएशन को जिस सिचुएशन के बारे में ये बात कर रही है उस सिचुएशन को समझाने के लिए उन्होंने सबसे सही और सटीक एंड टू द पॉइंट वर्ड्स यूज करे हैं, और उस टू द पॉइंट सटीक वर्ड्स के लिए ही शब्द इस्तेमाल हुआ है फेलिसिटस। ऐसा क्या कहा है मार्गरेट थैचर ने? देखिए, नो जनरेशन हैज अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ. जितनी भी जनरेशन आज तक पैदा हुई हैं, जो जनरेशन अभी है या भविष्य में जो भी जनरेशन आएंगी, किसी भी जनरेशन का, किसी भी प्राणी का इस धरती पे, इस धरती के रिसोर्सेस पे कोई मालिकाना हक नहीं है कि मैं इन रिसोर्सेस का मालिक हूं। ऐसा कभी भी किसी भी जनरेशन में ना तो हुआ है, ना होगा, और ना अभी हो रहा है। ठीक है, किसी का कोई फ्री होल्ड नहीं है। फ्री होल्ड का मतलब कि मन में आए वैसे यूज कर ले, नहीं, इतना अधिकार किसी का भी नहीं है। ऑल वी हैव इज अ लाइफ टेनेंसी। टेनेंसी क्या होती है बेटा? टेनेंट कौन होता है? किराएदार। तो हमारा किसी के ऊपर भी कोई मालिकाना हक नहीं है, बल्कि क्या है, हम इस धरती पर एक टेनेंट की तरह है, किराएदार की तरह है, और पूरे लाइफ के लिए, मतलब मैं जितने दिनों जिंदा हूं, जब तक जिंदा हूं, मैं इस धरती पर एक किराएदार की तरह ही हूं, विद अ फुल रिपेयरिंग लीज।
मान लीजिए मैं अगर किसी किराए के घर में रह रही हूँ, तो मुझे उस घर का रेंट देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, फ्री में तो नहीं रहने दिया जाएगा। उसके बाद अगर वहाँ पे मान लीजिए कहीं पे पेंट उखड़ रहा है, मैं पेंट करवा रही हूँ, तो मैं वहाँ रह रही हूँ, तो पेंट अगर मुझे लगाना है तो उस पेंट का खर्चा भी मुझे करना पड़ेगा, पेंटिंग का खर्चा, कभी कोई गीज़र खराब हो गया तो वो भी मुझे ठीक करना पड़ेगा, मतलब रिपेयरिंग भी मुझे करानी पड़ेगी। तो रहने का खर्चा तो देना ही पड़ेगा, रिपेयरिंग का खर्चा भी मुझे उठाना पड़ेगा। वैसे ही हम जो धरती पे रह रहे हैं ना, इस धरती का ध्यान रखने का भी ज़िम्मेदारी हमारी ही है। तो वो ध्यान रखने के पैसे देकर नहीं वो ध्यान रखा जा सकता है, वो ध्यान रखा जा सकता है ज़िम्मेदारी निभा के। और उसकी जो रिपेयर मतलब जो नुकसान अभी तक हुआ है ना, उसकी भरपाई भी हमें ही करनी पड़ेगी। किस तरीके से? अगेन पैसे चुका के नहीं। भाई हमें ध्यान रखने का क्या मतलब है? पेड़ हम काट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी ज़रूरत है उतने पेड़ काटना अलाउड भी है। लेकिन पेड़ उगाने की ज़िम्मेदारी फिर किसकी है? वो कोई और थोड़ी आएगा, हमें उगाने भी पड़ेंगे। एक पेड़ जहाँ काट रहे हैं, कम से कम 3 पौधे वहाँ लगाने चाहिए, क्योंकि इन पौधों को पेड़ बनने में ना जाने कितने साल लगेंगे, राइट? वो पेड़ तो काटने में तो आपने 1 मिनट के अंदर काट दिया, लेकिन वो ही पौधों को उतना ही बड़ा पेड़ बनने में बहुत साल लगते हैं। तो आपको वो करना पड़ेगा, यही होता है ध्यान रखना। कचरा है, उसको डस्टबिन में फेंकने तक का काम तो हम कर सकते हैं ना, उतना भी ध्यान नहीं, अरे अगले दिन सुबह साफ हो जाएगा, नहीं। क्या हम हमारे घर के अंदर फर्श में भी कचरा इसी तरह डालते हैं? नहीं। धरती घर ही है, उसे गंदा मत करो। सुधारने की बात तो बहुत दूर है, कम से कम खराब करने से अपने आप को रोको, सबसे ज्यादा जरूरी तो वही है, ठीक है? इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, पहले भी इनका नाम आया था, अमेरिकन एनालिस्ट जो हैं, जिन्होंने 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स के बारे में बात की थी, राइट? ये क्या कहते हैं? वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स। फोरफादर्स क्या होते हैं बेटा? जो हमारी पहले की जो जनरेशन है या जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, उनका मतलब है फोरफादर्स। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। इसका क्या मतलब है? ये जो धरती हमें मिली है ना, वो हमें हमारे फोरफादर्स से नहीं मिली है। भाई फोरफादर्स से ही तो मिली है, पहले मेरे दादाजी आए, उसके बाद मेरे पिताजी आए, उसके बाद फिर मैं आई। देखा जाए तो सीक्वेंस यही है ना। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये धरती जो है हमें हमारे फोरफादर से नहीं मिली है, बल्कि हमने हमारे बच्चों से इसे छीन लिया है। एंड विच इज सो करेक्ट। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हम इस धरती का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके से धरती का इस्तेमाल मतलब इसके जो रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम जिस तरीके से कर रहे हैं ना, हम हमारे बच्चों के लिए तो कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। तो बच्चे क्या है? फ्यूचर जनरेशन ओनली। तो फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे, तो हमने हमारे फोर फादर से इस धरती को नहीं लिया है, बल्कि हमारे बच्चों से उनका हक हमने छीन लिया है। क्योंकि जो उन्हें इस्तेमाल करना था वो उन तक तो पहुंचा ही नहीं, उनसे पहले उसे हम ही इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ना हर वीडियो में आपको एक बात जरूर कहती हूँ कि जब भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो ना कोई भी, तो उसे सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के हिसाब से मत पढ़ो। ये जो चैप्टर है वो एक ऐसा ही चैप्टर है, उसको सिर्फ इतना सा मतलब अपने आप को लिमिट मत करना कि भाई ठीक है हमको ये पॉइंट भी समझ में आ गया, वो पॉइंट भी समझ में आ गया। समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को सिर्फ उतना ही लिमिट मत करो कि चीजें बस याद आ गई और समझ गई, नहीं, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी जरूरी होता है, ठीक है? जब हमें कोई चीज समझ में आती है ना, जब किसी चीज की अवेयरनेस हमें होती है, तो उस हिसाब से काम भी करना पड़ता है। जैसे अगर आपको ये पता है कि हाँ कचरा नहीं फैलाना चाहिए, तो इस वाक्य को सिर्फ सिलेबस के हिसाब से याद करके मत रखो, इस चीज को एक्शन में भी लाओ कि हाँ भाई एक्चुअल में कचरा नहीं फैलाना होता है, इसलिए उस कचरे को हम कहाँ डालेंगे? डस्टबिन में डालेंगे, राइट? तो जितनी भी चीजें हम यहाँ सीखते हैं ना, उसको अगेन सिर्फ सिलेबस के हिसाब से मत याद रखो बेटा, उसको अपने एक्शन में भी लेकर आओ कि हाँ क्या चीजें वाकई में आपको नहीं करनी है। पढ़ाई लिखाई इसीलिए होती है कि आप जो सीख रहे हैं उसको अपनी निजी जिंदगी में, रियल लाइफ में भी इस्तेमाल करें, उसे अपनी एक्शंस में लेकर आए। ऑलराइट, सो आई विश आप मेरी इस एडवाइस को याद रखेंगे। इसी नोट के साथ अब हम इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। ये चैप्टर कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, अच्छे से समझ तो आ गया है ना? अगर कहीं पर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। आपको मालूम है आप जब भी डाउट पूछते हैं मैं हमेशा आपको आंसर करती हूँ, तो मेक श्योर इफ यू हैव एनी डाउट आस्क इट, कमेंट कीजिए और मैं आपको आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए बेटा, वहां पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स मैं प्रोवाइड करवाती हूँ। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।